हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सभी? बढ़िया है सर। बढ़िया। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ डिस्कस करना है? नो सर। होमवर्क किया कुछ? यस सर। तो होमवर्क में एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला था मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप आप में से ज्यादातर लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। वरीशा, आपने मॉड्यूल सॉल्व किया है? लेन वाला मॉड्यूल है आपके पास? हाँ सर किया। तो यू स्टार्टेड सॉल्विंग दैट? सर यस सर। कोई प्रॉब्लम्स अभी तक ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में? नो सर, नॉट एट ऑल। चलिए ठीक है। और मैंने इसके अलावा बोला था आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ने के लिए और एपी और जीपी पढ़ने के लिए। तो हैव यू रेड दैट? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए एक बार क्विकली मैं देख लेता हूँ कौन कौन से रिजल्ट्स आपको मालूम हैं, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एपी, जीपी, बाइनोमियल और लॉगरिथम्स के बारे में बात करने को बोला था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज एन एपी? किसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? When the difference between two consecutive terms is constant, that progression is called arithmetic progression. जिसमें हर एक टर्म प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड अमाउंट का इंक्रीमेंट करने पर अपने को मिलती है, दैट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल इसका एक्सप्रेशन रहता है, इट इज ए प्लस डी plus d. a plus 2d, a plus 3d, and so on. If we obtain the terms by writing it like this, we call it as an arithmetic progression. This one is known as the first term, इसको t1 लिख देते हैं। ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म होगी। तो अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो वो क्या होगी? a plus n minus 1d. So it will be a plus n minus 1 into d. तो nth टर्म ये होगी। अब अगर हम इसकी सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे तो क्या आएगा? n n by 2 2a plus n into minus 1 upon d. n by 2 into 2a plus plus n minus 1 n minus 1 into d. d. तो इसको अगर आप याद करें तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका याद करने का है। n by 2 into the first term and the last term, that is the nth term. So it is actually n by 2 into t1 plus tn. जैसे अगर मैं 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 100 आपको करने को बोलूं, तो these are 100 terms. तो आंसर is 100 by 2 into first term plus last term. So that is 50 5005 0 5050. ठीक है। अब इसको समझें ध्यान से। इट इज प्रीटी सिंपल थिंग। 1 plus 100 is 101. 2 plus प्रीवियस टर्म उससे मैं लिखूंगा 99, तो दैट इज ऑल्सो 101। ऐसे ही 3 प्लस उधर से प्रीवियस टर्म लिखता हूँ 98, तो 3 plus 98 इज ऑल्सो 101। तो पहली और आखिरी टर्म का सम लिखें, सेकंड और सेकंड लास्ट का टर्म, थर्ड और थर्ड लास्ट, इन सब का सम 101 आता है। तो ऐसे ऐसे 50 पेयर्स बनेंगे, ईच पेयर विल हैव सम 101, सो आंसर इज 15 to 101। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अच्छा है याद रख सकते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, या सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम, या थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम सबका सेम आता है। इसलिए हम n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को याद रहनी चाहिए। तो दैट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स।
sum of first n natural numbers, that is 1 plus 2 plus 3 plus and so on up till n. कितना आएगा ये? n into n plus 1 by 2. So it will be total number of terms n है तो n by 2 into first term plus last term. तो ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रहेगा तो बहुत काम आने वाला है. ठीक है, कोई डाउट किसी को? पूछना है किसी को कुछ? No, sir. हाँ जी, अंचला, वृषा. No, sir. चलिए ठीक है. इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट चीज हमारी है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को एक बार क्विकली देख लेते हैं. तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में each term is obtained by multiplying the previous term by a fixed number, है ना. तो every term is obtained by multiplying the previous term by a fixed number. तो a into r, a into r square, a into r cube and so on. A is called the first term and r is called the common. दिवांश माइक ऑफ कर लो आप अपना. रेशियो. तो a is called the first term and r is the common ratio. तो इसको बोलते हैं जीपी. इसमें और एपी में क्या फर्क है? एपी में ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोबारा से. एपी में सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाले या थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकाले सेम आएगा, है ना. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये सेम आएगा. जीपी में सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो भी आर आएगी और थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करेंगे तो भी आर आएगी. तो यहां से मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आती है, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3. तो 3 numbers A, B and C form a geometric progression if B upon A is equal to C upon B or B square is equal to AC or B is root AC. B, which is root AC, is known as the geometric mean of A and C. ठीक है, तो रूट A into C is the geometric mean of A and C. सिमिलरली मैं यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकता हूँ A, B, C अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो B माइनस A और C माइनस B इक्वल होना चाहिए और B की वैल्यू A प्लस C बाय 2 आएगी. ये जो B आ रहा है A प्लस C बाय 2, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C. तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है या सिंपली मीन भी बोल देते हैं इसको कई बार, तो वो A प्लस बी बाय 2 या A प्लस सी बाय 2, ए और सी का अरिथमेटिक मीन निकालना है. अगर A और C का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ AC. कोई डाउट? एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है HP. Suppose we have three numbers A, B, C are said to be in HP if their reciprocals form arithmetic progression. If
their reciprocals form अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर उनके रेसिप्रोकल्स एपी में है तो हम नंबर्स को एचपी में कहेंगे। तो ए बी सी एचपी है, इसका मतलब 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी एपी में है। एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। ठीक है, आई एम बैक। सो 1 बाय ए 1 बाय बी एंड 1 बाय सी आर इन एपी। और अगर ये नंबर एपी में है तो 1 बाय बी मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी डिवाइडेड बाय 2, एज वी डिस्कस कि मिडिल टर्म पहली और तीसरी टर्म का अरिथमेटिक मीन होगी। सो आई विल गेट 2 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। तो अगर ए बी सी में ऐसी रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रही है, देन बी इज said to be the harmonic mean of A and C. तो तीन तरीके के मीन हम दो नंबर्स के बीच में डिफाइन करते हैं। एक अरिथमेटिक मीन, दोनों को टोटल करके आधा कर दिया। एक ज्योमेट्रिक मीन, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लिया। और एक हार्मोनिक मीन, उनके रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन ले लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? No, sir. आप मुझे ये बताओ कि अरिथमेटिक मीन लेते हैं दो नंबर्स के बीच का, और ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच का। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा आने वाला है? विच वन इज गोइंग टू बी लार्जर? अरिथमेटिक मीन। कैसे? वो a माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 से प्रूव हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे से समझा, नहीं समझ में आ रहा। सर अगर वो एम और जीएम दोनों को स्क्वायर किए तो फिर वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए बी, और जीएम है सिर्फ ए बी, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 बचता है एम में, तो वो तो ऑफकोर्स उससे बेटर ही है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं ए एम का स्क्वायर लिखूं तो कितना आएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
plus 2ab divided by 2, that is a square plus b square by 2 plus ab. और अगर मैं gm का स्क्वायर लिखूं तो इट इज ओनली ab. तो am का स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करके आ रहा है ना. Yes. तो am is always greater than gm. It can also be equal to, greater than equal to इक्वल कब आ सकते हैं? 1 1. तो नीचे या 4 सेम आएगा, नंबर्स रहता. नीचे 4 आएगा ना यहाँ. तो हाँ. नीचे 4 आएगा तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा. इससे तो नहीं प्रूव हो रहा है. सर रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर हाँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये बेटर है, ये बिल्कुल बेटर है, ऐसे करना है. तो रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, सिंस दिस इज अ स्क्वायर्ड क्वांटिटी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इक्वालिटी तब आएगी जब ए और बी इक्वल होंगे. स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी आएगा, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट गिव्स यू a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और a plus b by 2 is greater than equal to root ab. So arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. ठीक है. am हमेशा gm से ज्यादा होता है. इक्वालिटी ये तब आती है जब a और b इक्वल होते हैं. if am is equal to gm, then the numbers are equal. ठीक है. यस सर. सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए ठीक है. इसके बाद एक इंट्रोडक्शन लॉगरिदम्स के बारे में. ज़्यादा यूज़ नहीं करना लॉगरिदम्स, लेकिन बेसिक फंडा अपने को पता होना चाहिए. तो लॉगरिदम का मतलब क्या है? तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन लॉगरिदम का मतलब क्या है. अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? 1. 1. अगर 2 रेज़ टू पावर 1 लिखेंगे तो 2, 2 स्क्वायर लिखेंगे तो 4, 2 क्यूब लिखेंगे तो 8, 2 raised to 4 लिखेंगे तो 16 and so on. Now notice this carefully. 2 raised to power 4 is 16. There is another way of writing this. And that another way of writing is that the logarithm of 16 to the base 2 is 4. Logarithm of the number 16 to the base 2 is 4. So basically this is base, this is the exponent, right? So when we raise some exponential power to a base, we obtain a number. So there can be a question, what is 2 raised to power 4? So it is 16. The reverse question is how much power 2 should be raised to so that we get 16. So that question is this. So if I ask you log of 32 to the base 2 कितना होगा? तो 5. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यस 5 होगा. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 को क्या पावर तक रेज करूँ सो दैट आई ऑब्टेन 32. तो सिंस 2 रेज टू पावर 5 इज 32, therefore I can write logarithm of 32 to the base 2 is 5. तो ये जो नीचे नंबर आता है इसको हम बेस बोलते हैं. ठीक है. अब इसको इन जनरल समझते हैं. If I write log of y to the base 10 is x, what does that signify? That signifies that 10 10. raised to the power x will be equal to y. Right?
right? Generally logarithms का बेस is chosen as either 10 or e. e is an irrational number, इसको आयलर्स कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.718 होती है। ठीक है, ई एक रैशनल नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.718 होती है और लॉगरिदम टू द बेस 10 अगर ले रहे हैं, जैसे मैं log ऑफ 100 आपसे पूछ रहा हूँ कितना है और आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी बेस, तो इसका मतलब मैं बेस 10 की बात कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट if I simply write log and I do not specify any base, the base is 10 and therefore I will write the answer as 2 because 10 square is 100. अगर बेस e चूज किया जाता है, it is called natural logarithm. It is called natural logarithm और उसमें ln लिखा जाता है, log की जगह ln, तो ln और ln 100 अगर आपसे पूछा जा रहा है कितना है, तो इसका मतलब एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि ln 100 टू दी बेस e कितना है। तो ये मेरे लिए निकालना आसान नहीं है, मुझे नहीं मालूम ln 100 टू दी बेस e कितना होता है। ठीक है, मतलब निकाल लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं बात करना चाह रहा हूँ उसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की, log x to the base 10 plus log y to the base 10, this will be equal to log of xy to the base 10. Can you think of कि ऐसा कैसे होता होगा? आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। log of 1000 to the base 10 कितना आता है? 3। और सपोज log of 100 to the base 10 पूछा जाए तो कितना आएगा? 2 because 10 cube is 100। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, log of 1000 into 100, तो ये log of दिस बन गया विच इज 5, विच इज ऑफ कोर्स द सम। तो बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं ना, तो ये वही चीज है। तो log of x प्लस log of y इज log of xy, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता प्लस की बजाय तो वो डिवाइड हो जाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, log of x माइनस log of y इज इक्वल टू log of x by y। आई कैन चूज एनी बेस, मतलब सेम होना चाहिए बस बेस, इधर 10 और e, कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो दोनों में 10 है इसका मतलब। और अगर मैं बोलूँ log of x स्क्वायर, तो इसको log of x इंटू एक्स लिख सकते हैं और इसको log of x प्लस log of x लिख सकते हैं, एंड दिस इज 2 log of x। तो इन जनरल log of x to the power m can be written as m times log of x। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को यूज करनी पड़ेगी। कोई डाउट यहाँ तक? चलें आगे।
एवरीबडी इज क्लियर? चैट पे टाइप कर सकते हैं आप यस नो, एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा दैट एवरीबडी इज ओके, सो दैट वी स्टार्ट मूविंग. सो अंचला सेड ओके. ठीक है जी, दिवांश, आर्यन, वरेशा सबका रिस्पांस आ गया. चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं. बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम एक स्पेशल केस का रिजल्ट पढ़ेंगे जो कि अपने को यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में. जो मेडिकल लेवल पे फिजिक्स है उसमें मेनली यही केस यूज होगा. दैट इफ आई हैव 1 plus x and this is raised to the power any number n, then this can be written as 1 plus n times x plus n into n minus 1 by factorial 2 x square plus n into n minus 1 n minus 2 by factorial 3 x cube plus and so on. फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लीकेशन. तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करने वाले हैं. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n and that is 1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial 2x square plus and so on. No doubt? So what is the use of this? तो यूज समझने के लिए हम एक और चीज पढ़ेंगे पहले, देन वी विल लर्न टू यूज एक्सपेंशन एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन. यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन करना सीखेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं चीजों के. अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स का मतलब समझाता हूं मैं आपको. जैसे सपोज अपने को 3.01 का क्यूब करना है. अपने को 3.01 का क्यूब करना है, सपोज ऐसा एक क्वेश्चन है. तो एक तो तरीका आप 3.01 इंटू 3.01 इंटू 3.01 कर लो. तो अगर मैं 3.01 का सही मायने में क्यूब कर लूं यूजिंग अ कैलकुलेटर, तो 3.01 को मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास 27 पॉइंट, ये कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है मेरे पास 27.270901 मेरे पास आंसर आ रहा. तो वी विल लर्न टू find out this result approximately without using a calculator and without actually multiplying 3.01 3 times. तो हम इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखो जरा. हम 3.01 के क्यूब को 3 प्लस 0.01 का क्यूब लिखते हैं. इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं. तो 3 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 0.01 बाय 3 और ये पूरी टर्म का क्यूब हो रहा था. तो मैंने इस टर्म में से 3 कॉमन लिया. नाउ दिस 3 क्यूब आई कैन राइट सेपरेटली एंड 1 प्लस 0.01 बाय 3 I can write separately. So this is 3 cube, that is 27 into 1 plus 0.01 is 1 by 100, so 1 by 300 raised to the power 3. Now after this, I will think of this formula.
1 plus x raised to power n. So this is 27 times. This is 1, this is x. Now 1 plus x raised to power n. This is 1, this is x. This is 1 plus n times. N over here is 3 into x, this term, nx. So 3 into x, x is 1 by 300. Now the next term will be n into n minus 1. So 3 into 2 by factorial 2. Factorial 2 will be 2. So factorial 2 into x square. Now x is 1 by 300. So 1 by 300 square. I'm not writing the further terms. I'm just writing dot dot dot. Now you think of this thing. This is 1 by 100 and this is square of 1 by 300. Now 1 by 100 is 0.01. If I square 0.01, I'll get 0.0001, which is very small in comparison to 0.001. So 0.01 square becomes much smaller than 0.01 itself. तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है, कोई भी नंबर 1 से छोटा है, तो उसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा. जैसे 0.9 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.81 छोटा हो गया. 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 और छोटा हो गया. 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 है ना. तो कोई भी नंबर 1 से स्मॉलर है, आप उसका स्क्वायर करते हैं तो छोटा हो जाता है. और अगर वो नंबर 1 से काफी छोटा हो, जैसे कि 0.01, तो उसका स्क्वायर तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा. So that means this term 1 by 300 square will be much less than 1 by 300. तो आपकी ये वाली टर्म बहुत छोटी आने वाली है, इससे आगे वाली टर्म इवन स्मॉलर आने वाली है. तो what we do is 0.01 के कंपैरिजन में इसका स्क्वायर इग्नोर कर देते हैं. ये पूरी बात ध्यान से समझना. इग्नोर करने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपके लिए. Suppose I have 1.0001. I can always write it approximately as 1. Approximately, because वो 0.00011 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. तो जब भी दो चीजें ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उसमें से एक क्वांटिटी ठीक ठाक साइज की है और दूसरी क्वांटिटी उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो वी कैन इग्नोर. तो P प्लस Q को ऑलमोस्ट P लिख लेते हैं अगर Q का साइज P से बहुत कम है. तो ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है. दो नंबर्स हैं P और Q, उनके सम को केवल P लिख सकते हैं अगर Q P से बहुत कम हो. तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर. ये वाली टर्म इसमें ऐड हो रही थी, ये बहुत छोटी है इसलिए इसको मैंने इग्नोर कर दिया. तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज, मेरे पास ये 3.01 के क्यूब की वैल्यू आ गई 27 इंटू 1 प्लस 1 बाय 100, 3 इंटू 1 बाय 300, और आगे वाली टर्म मैंने इग्नोर कर दी. तो मेरे पास आ जाएगा ये 27 इंटू, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं बस. तो दिस विल बी 27 प्लस 0.27. So I get the approximate answer as 27.27. तो ये मैं आपको शो करना चाह रहा हूं. मैंने इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाला था 27.270901. तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3.01 का क्यूब कर सकता हूं एज 27.27 यूजिंग द मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन. कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना चाहते हैं?
दिवांश को क्लियर है, दिवांश का रिस्पांस आ गया। बाकी लोग स्क्रीन पे कोई पार्ट मिस हो गया, यू कैन टेल मी, आई कैन स्क्रॉल अप और डाउन। अगर आपने कुछ नोट करना है, कुछ मिस हो गया आपका। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। आप मेरे को अप्रोक्सीमेटली 37 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ कितना होगा। कॉपी में सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे अपने सॉल्यूशन का। आई एम वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप। रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। आदित्य ने भेजा है रिस्पॉन्स मेरे पास। तो कैलकुलेटर से आंसर आता 6.0827। So the calculator says that the answer is 6.0827। अब देखना है आप किसके कितनी क्लोज हैं आपका अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, देवांश का आंसर आ गया।
waiting for others. चलिए ठीक है, टाइम अप। मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी इसको। तो स्क्वायर रूट ऑफ 37 इज 37 रेज टू पावर 1/2, which can be written as 36 plus 1 raised to power 1/2. इसमें से 36 raised to power 1/2 ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 plus 1/36 raised to power 1/2। और अब जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर मेरे पास ये एक बेसिक एक्सप्रेशन था 1 plus x raised to n which is 1 plus nx plus ये वाली टर्म, और अगर x 1 से बहुत छोटा है, तो जैसे वहां 1/300 था तो उसका स्क्वायर क्यूब वाली टर्म बहुत छोटी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं that 1 plus x raised to power n can be approximately written as 1 plus nx अगर x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा है। तो मॉडुलस x मतलब x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। सो इन दैट केस ये x है जो कि मेरा 1 से बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं इसको this is 1 plus x raised to power n, this is 1 plus n into x लिख देता हूँ, हायर ऑर्डर की टर्म्स छोड़ देता हूँ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36 की पावर 1/2 इज 6 एंड दिस इज 1 plus 1/72। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6 plus 6/72 that is 6 plus 1/12 and 1/12 will be 0.08, 12 8 96, right? So answer is approximately 6.08. So square root of 37 will be approximately 6.08. हाँ जी, जिन लोगों ने रिस्पांस नहीं भेजा उनको सॉल्यूशन क्लियर है। वरीशा, आर्यन, अंचला। तो क्या आप जल्दी से यहीं पर पोस्ट करके बता सकते हैं? यहीं चैट पे पोस्ट करेंगे, कॉपी पेन नहीं उठाना, सीधे आंसर बताओ। स्क्वायर रूट 35 कितना होगा? Don't use your notebook or anything. Just look at the screen and give me the answer. Square root 35 कितना होगा? Yes, it will be 5.92. It will be 6 minus 0.08. It will be 6 minus 0.08. I will write 35 as 35 minus 1, 36 minus 1. So there will be a negative sign. So the only difference between root 37 and root 35 will be that instead of having plus, we'll have a minus sign. So answer will be 6 minus 0.08 and that is 5.92. ठीक है जी, तो ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात।